डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है। 6000 प्रश्न इस किताब में साथियों दिए गए। कितने? 6000 प्लस प्रश्न इस किताब में दिए गए हैं। चलेगा, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आ रहा है। रोजाना एक पेपर साथियों हम आपको करवाएंगे, रोजाना एक पेपर हम करवाएंगे। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सामान्य विज्ञान विषय, और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चले, मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक स्टूडेंट आंसर कमेंट करेगा और स्पीड के साथ आंसर कमेंट करेगा, ठीक है? तो चलेगा, सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइएगा, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो आप हमेशा याद रखना, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है साथियों क्या? हमेशा याद रखना, जूल पर कूलम। क्या होता है साथियों? जूल पर कूलम जो है विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। इतना आप याद रखना, ठीक है? जूल पर कूलम या फिर क्या साथियों? वोल्ट, ठीक है? क्या? वोल्ट। ये क्या है? विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अदिश राशि साथियों कौन सी है? बताइएगा, निम्न में से अदिश राशि कौन सी? बेहद ही आसान प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप हमेशा याद रखना साथियों कि अदिश राशि जो है वो कौन सी है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कार्य जो है साथियों वो कैसी है? कार्य अदिश राशि होती है। कार्य कैसी होती है? कार्य अदिश राशि होती है। इसके अलावा विस्थापन, त्वरण और विद्युत क्षेत्र, ये साथियों कैसे? ये सभी की सभी सदिश राशियां हैं आपकी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से बंधन के कारण, कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस सुचालक होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस जो रहते हैं वे सुचालक होते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट साथियों, आप इसे लगा लीजिएगा। तो आप हमेशा याद रखना, कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस सुचालक होते हैं? तो आप याद रखिएगा कि धात्विक बंधन के कारण अधिकतर ठोस जो रहते हैं वे कैसे होते हैं भाई? सुचालक होते हैं। अधिकतर ठोस क्या होते हैं? सुचालक। कौन से बंधन के कारण? धात्विक बंधन के कारण वे रहते हैं सुचालक। प्रश्न बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र निम्न से संबद्ध नहीं होता। बताइएगा, चुंबकीय क्षेत्र किस से संबद्ध नहीं होता? तो आप याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र साथियों संबद्ध नहीं होता स्थिर आवेश से। किससे साथियों? स्थिर आवेश से संबद्ध नहीं रहता। इतना आप याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? भाई ये प्रश्न भी मैं पूरा, अब तक ऐसा एक प्रश्न नहीं आया जो मैंने नहीं करवाया। फिजिक्स जो साइंस मैंने पढ़वाया था, फिजिक्स जो कराई थी, उसमें पूरे प्रश्न मैं कवर करा चुका हूं। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो आप हमेशा याद रखना, उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है साथियों वो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। कैसा होता है? आभासी, सीधा और छोटा होता है। इतना आप याद रखना। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता? जल्दी बताओ। तो आप हमेशा याद रखना कि ध्रुवित नहीं किया जा सकता साथियों। किसको? कितने नंबर ला सकते हो लास्ट में कमेंट जरूर करना। तो हर जैसे अभी हम सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न ले रहे हैं, तो सबसे पहले विज्ञान का आप कमेंट करना कि साइंस में, सामान्य विज्ञान में मेरा 25 में से इतना नंबर रहा है, इतना स्कोर रहा है, ठीक है? तो किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता? तो आप हमेशा याद रखना कि ध्रुवित नहीं किया जा सकता पराश्रव्य तरंगों को। किनको? पराश्रव्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। प्रश्न की ध्वनि की चाल कितनी होती है साथियों? ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो आप हमेशा याद रखना कि ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा, मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देखता रहा। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? बताइएगा, यह कथन किस वैज्ञानिक ने दिया है? साइंस में साथियों ये कथन पूछ लिया है, तो आप हमेशा याद रखना ये किसका कथन है? तो आप हमेशा याद रखना ये साथियों न्यूटन का कथन है। न्यूटन ने कहा था कि मैंने समुद्र में कंकड़ को मारा और समुद्र में उसकी लहरों को मैं देखता रह गया। ये कथन किसने कहा साथियों? न्यूटन का ये कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 9 आपकी स्क्रीन पर है कि एक पेड़ की आयु जो है किस रेडियो समस्थानिक के द्वारा निर्धारित की जाती है? पेड़ की आयु जो है कौन से रेडियो समस्थानिक के द्वारा साथियों क्या है? निर्धारित की जाती है। तो आप हमेशा याद रखना कि एक पेड़ की जो आयु है यह कार्बन, कौन से रेडियो समस्थानिक के द्वारा साथियों? कार्बन के द्वारा यह निर्धारित की जाती है। इसमें आप याद रखना। प्रश्न है कि चंद्रमा का आकार लगभग कितना होता है? चंद्रमा का आकार लगभग कितना होता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया। कितना होगा भाई? बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बताते जा रहे हो। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखना कि चंद्रमा का जो आकार होता है यह पृथ्वी के आकार का,
पृथ्वी के आकार का 1/4 होता है। कितना होता है? पृथ्वी के आकार का 1/4 होता है साथियों चंद्रमा का आकार। ठीक, चलिए प्रश्न बनता है कि बंद पात्र में गैस का ताप कम करने पर गैस के अणु क्या करेंगे भाई? बंद पात्र में, बंद अगर कोई पात्र है, बिल्कुल बंद है, अगर बंद पात्र में गैस का ताप आप लोग कम कर दो तो गैस के अणुओं में क्या चेंजेस होंगे साथियों, बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखना कि गैस के जो अणु हैं वे दीवार का क्या है साथियों? दीवार का संवेग स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी आदर्श गैस के दाब और आयतन का गुण होता है कैसा? किसी भी आदर्श गैस का दाब और आयतन का जो गुण होता है वह कैसा होता है? तो आप याद रखना साथियों, यह गैस के ताप के समानुपाती होता है। आदर्श गैस का जो दाब और आयतन का गुण होता है वो गैस के ताप के कैसा होता है? गैस के ताप के समानुपाती होता है। इतना आप याद रखना। क्लियर है साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। कौन है जो विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करता है? तो आप हमेशा याद रखना है कि विद्युत चालकत्व प्रदर्शित किया जाता है ग्रेफाइट के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेफाइट के द्वारा विद्युत चालकत्व प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो आप हमेशा याद रखना कि आयोडीन का ऊर्ध्वपातन क्या है? आयोडीन का ऊर्ध्वपातन जो है वो क्या है साथियों? यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का विद्युत अपघटन होना, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नींबू के रस का जो पीएच मान होता है, नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ठीक है, नींबू के रस का पीएच मान। चलिए चारों विकल्प यहां पर है, बताइए नींबू के रस का पीएच मान भाई, किसका? नींबू रस का पीएच मान। ठीक है, नींबू रस का पीएच मान। तो आप याद रखना नींबू रस का जो पीएच है साथियों वो कितना होता है? बिल्कुल सही, तो आप हमेशा याद रखना यह 7 से कम होता है। नींबू रस का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। प्रश्न है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो कोबाल्ट रहता है ना साथियों, यह विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट किसमें? विटामिन B12 में पाया जाता है। आज दोपहर 2 बजे जो मैंने क्लास ली थी, ठीक है, विटामिन वाली, उसमें ये प्रश्न आया था कि विटामिन B12 को क्या कहा जाता है साथियों? क्या कहा जाता है? कोबालमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोबालमिन कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए विटामिन B12 को कोबालमिन कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी मैंने कराया था दोपहर 2 बजे और ये मॉडल पेपर में आ भी गया। तो हूबहू प्रश्न आपको पेपर में भी मिलेंगे पटवारी के में। ठीक है, आप याद रखना। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, वह कौन सा सेल होता है? तो आप याद रखना शुष्क सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें साथियों? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये शुष्क सेल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न है कि टिग TIG टिग जो है वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, बताइएगा टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइएगा टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आप याद रखना इसमें साथियों ऑर्गन और हीलियम। कौन सी गैस वेल्डिंग में जो है? ऑर्गन और हीलियम गैस का यूज होता है, इतना आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए 1 मिनट रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहां स्थित है? राष्ट्रीय पर स्थित है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला है ना साथियों, जो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला है ये कहां पर है? तो आप हमेशा याद रखना साथियों कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है साथियों ये कहां पर? तो आप हमेशा याद रखना कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला साथियों हमारी पुणे में है। कहां पर है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला? पुणे में है। प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से भी जाना जाता है, बताइएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से और जाना जाता है? तो आप हमेशा याद रखना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन साथियों क्या? CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या साथियों? CFC एक कार्बनिक यौगिक होता है भाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? CFC। ये क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जल्दी बताइएगा। तो हमें याद रखना है इससे साथियों क्या है? फ्रेयॉन। क्या है ये? फ्रेयॉन के नाम से भी साथियों इसे जाना जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या? फ्रेयॉन के नाम से भी साथियों जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है?
तड़ित चालक बनाने के लिए जो प्रयुक्त धातु है वो निम्नलिखित में से कौन सी है, जल्दी बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण है, जल्दी से आंसर सेलेक्ट कीजिएगा साथियों, जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो आप हमेशा याद रखना कि तड़ित चालक बनाने के लिए जो प्रयुक्त धातु है, तड़ित चालक बनाने के लिए जो प्रयुक्त धातु है वो कौन सी है, तो आप हमेशा याद रखना कि तड़ित चालक बनाने के लिए जो प्रयुक्त धातु है वो हमारी, बिल्कुल सही साथियों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप हमेशा याद रखना इसका सही जवाब है साथियों आपका विकल्प सी, कॉपर। तड़ित चालक बनाने के लिए कॉपर धातु का यूज किया जाता है। किसका? कॉपर धातु का। आगे बढ़ते हैं कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है किसका? गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है, जल्दी से बता दो। तो आप हमेशा याद रखना कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा साथियों पता लगाया जाता है किसका? बहुत बढ़िया। तो आप हमेशा याद रखना गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर होता है, इसके द्वारा जो है विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसके द्वारा? किसका? विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलेगा, आगे बढ़ते हैं। भ्रूण उपस्थित होता है साथियों कहां पर? भ्रूण उपस्थित होता है कहां पर, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, बताएं। तो आप हमेशा याद रखना भ्रूण कहां पर उपस्थित होता है साथियों। तो आप याद रखिएगा कि जो भ्रूण होता है, जो भ्रूण होता है साथियों वो कहां पर? तो आप याद रखना ये साथियों फ्यूनेरिया में उपस्थित होता है। भ्रूण कहां पर? फ्यूनेरिया में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न आपका बनता है, देखिए प्रश्न क्रमांक 23 के बाद प्रश्न क्रमांक 24 है साथियों, कि जलरंध्र पाए जाते हैं कहां पर, बताइएगा। जलरंध्र जो है साथियों वो कहां पर पाए जाते हैं? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो जलरंध्र होते हैं साथियों वो पत्तियों में पाए जाते हैं। जलरंध्र कहां पर? जलरंध्र साथियों पत्तियों में पाए जाते हैं, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित कौन करता है, बताइएगा। मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित कौन करता है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट, जल्दी से आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। तो आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि साथियों इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित साथियों किसके द्वारा किया जाता है? तो आप हमेशा याद रखना कि ये हाइपोथैलेमस के द्वारा, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है साथियों नियंत्रित किया जाता है मानव शरीर में तापमान को। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है मानव शरीर में तापमान को, इतना आप याद रखना साथियों। 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा विज्ञान में? कमेंट करके बताओ मुझे क्या क्या स्कोर रहा 25 में से, ठीक है? क्या स्कोर रहा? एक बात बता दूं, जो हम पूरी सीरीज चला रहे हैं ना साइंस की, उसमें से प्रश्न बाहर नहीं गया है, पूरे पेपर में एक प्रश्न बाहर नहीं गया है, ठीक है? पूरे प्रश्न आपके फंसेंगे उसी सीरीज में से जो दोपहर 2 बजे मैं चला रहा हूं महावीर पब्लिकेशन की। पूरा साइंस उसी में से आ रहा है भैया आपका, पूरा एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना? गया है इस पेपर में। फिर बताओ 25 में से आपका क्या स्कोर रहा? चलिए 20, 25 में से 15, 25 में से 23 शिवशंकर प्रजापति, ये हुई ना बात, झंडे गाड़ के आना, ठीक है? रामपाल झंडे गाड़ के आना, ठीक है? 20 से ऊपर जिनके हैं बहुत अच्छे हैं, जो लेट जुड़े हैं कुछ लोग लेट जुड़े होंगे। चलो अब हिंदी देखते हैं, अब हिंदी देखते हैं। हिंदी में आपका स्कोर क्या रहता है? अगर अच्छा नहीं होगा ना तो हिंदी की क्लास शुरू करवा दूंगा, ठीक है? हिंदी में आपका स्कोर देखता हूं। चलिए प्रश्न है सबसे पहला कि राधा गीत गाएगी वाक्य में काल आपको पहचानना है। साथियों हिंदी में अगर आपका स्कोर नहीं हुआ ना तो महावीर पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट हिंदी जिससे कि प्रश्न बाहर नहीं जाएगा वो भी साथियों हम आपको कवर करा देंगे। सबके हाथ में किताब लेकिन जरूर होनी चाहिए साथियों, सबके हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। जो किताबें मैंने आपको बताई हैं, जो किताबें मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरी किताबें आपके हाथ, लिंग शब्द को आपको पहचानना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। आपको एक बात बता दूं, हिंदी का ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जिसमें से कोई प्रश्न नहीं आएगा, हर एक टॉपिक से प्रश्न आएंगे, हर एक टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो आप याद रखना स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में कौन? तो साथियों संध्या जो है, संध्या यह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक? यहां पर आगे बढ़ते हैं। धूसर जो है किसका पर्याय है? किसका पर्याय है साथियों? धूसर, बताइएगा। धूसर शब्द किसका पर्याय है? तो आप याद रखना धूसर जो है साथियों किसका पर्याय है? हमेशा याद रखना पर्यायवाची जो आपके पेपर में आएंगे ना, पर्यायवाची, एक बात याद रखना, पर्यायवाची और विलोम दोनों को मैं तो एक ही मानता हूं, ठीक है? एक ही मान के चलिएगा, पूरा एक ही टॉपिक आप मान के चलिए कि दोनों एक हैं। इनमें से दोनों को एक मैं क्यों कह रहा हूं कि दोनों के मिला जुला के लगभग 5 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, दोनों के मिला जुला के लगभग 5 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, 100% आएंगे,
ठीक है, 100% आएंगे, इतना आप याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो धूसर किसका पर्याय है? तो आप हमेशा याद रखना कि धूसर जो है साथियों गंधर्व का पर्याय है। किसका? गंधर्व का। कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है भाई। अच्छा रविकांत, अच्छा ये गलत है कि स्त्रीलिंग शब्द संध्या, संध्या भैया लड़की का ही तो नाम होता है, लड़की मेरे ख्याल से स्त्रीलिंग होती है आजकल। ठीक है, आजकल के जमाने में। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। धुआं स्त्रीलिंग कह रहे हो क्या आप, या भत्ता या फिर धावा? चलो आगे बढ़ते हैं। धावा बोल दिया किसी पर, स्त्रीलिंग होगा। आप ऐसे बोलते हैं धावा बोल दी। चलो आगे बढ़ते हैं। जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद साथियों क्या होगा? बताइए, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? जल्दी से बता दो। बहुत प्यारा प्रश्न है, शानदार है। साथ ही सब लोग क्लास को शेयर कर दो अपने हर एक मित्र के साथ। सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये मॉडल पेपर सब तक पहुंचा देना। सबकी आंखें खुल जाएंगी कि क्या स्कोर उनका रह रहा है। और जिनका स्कोर नहीं रह रहा ना, तो साथियों मैं जो किताबें आपको बता रहा हूं ना, वो किताबें आपके हाथ में होनी चाहिए। तोड़ के आओगे, मरोड़ के आओगे, फोड़ के आओगे। ठीक है, चलिए, तो हमेशा याद रखना जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद क्या है? हमेशा याद रखना साथियों, इसका सही संधि विच्छेद है जगत धन ईस। क्या है? जगत धन ईस है साथियों। सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे तो बाद में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। अब तो कितने सही है, किसके गलत है, मुझे मतलब बाद में बताना। टोटल हिंदी में 25 में से कितने सही है। देखिए अच्छे से पढ़ना। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। बताइएगा, रहीम के द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह कौन सा रूप है साथियों? बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखना, यहां पर बड़े शब्द का जो यूज हुआ है वह संज्ञा के तौर पर हुआ है साथियों। किस तौर पर हुआ है? संज्ञा के तौर पर यहां पर बड़े शब्द का यूज किया गया है। प्रश्न बनता है कि यह काम मैं अपने आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप क्या है साथियों? बताइए, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप शब्द कैसा है? यह संबंधवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक सर्वनाम, या पुरुषवाचक सर्वनाम? बताइएगा कौन सा सर्वनाम है ये। तो आप याद रखिएगा, मैं यह काम मैं अपने आप कर लूंगा। पंक्ति में आप शब्द जो है ना, आप शब्द, बताइएगा आप शब्द जो है वो कैसा है? तो हमेशा याद रखना भैया जी, ये पुरुषवाचक है। कैसा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है साथियों। कैसा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये इतना आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि उबटन शब्द का तत्सम रूप, उबटन शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या है साथियों? और हां, मैंने क्या कहा था कि पर्यायवाची और विलोम आपको लगभग 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 5 प्रश्न, ठीक है। और तत्सम तद्भव साथियों, तद्भव ये आपको लगभग 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे तत्सम तद्भव के। ठीक है,